सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज 7 जून के जनसत्ता विश्लेषण में। तो आइए शुरू करते हैं आज के जनसत्ता विश्लेषण। प्रथम पृष्ठ पे खबर आती है चेनाब ब्रिज को लेकर, जो कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा उद्घाटन करा गया है। आगे बढ़ते हैं संपादकीय की तरफ। संपादकीय इस क्रम में रहने वाले हैं राहत की दर, फिर भरोसे का प्रघात और विकास के समानांतर चुनौतियों की राह। राहत की दर में है। पिछले दिनों अर्थव्यवस्था के लिहाज से सकारात्मक खबरों के बीच अब भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की ओर से नीतिगत दरों में कमी से यही संकेत होता है कि महंगाई अब नियंत्रण में है और आर्थिक मोर्चे पर खड़ी चुनौतियों से पार पाने के देश आगे की राह पर है। बिल्कुल, आरबीआई ने संकेत दिए हैं कि अर्थव्यवस्था की स्थिति पहले के मुकाबले ठीक है। आरबीआई के ने शुक्रवार को प्रमुख नीतिगत दर यानी रेपो दर 0.5% की कमी करके इसको 5.5% कर दिया है। देखिए, आपको इसमें मौद्रिक नीति, अर्थव्यवस्था, मॉनेटरी पॉलिसी टॉपिक में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। इकोनॉमिक्स में, अर्थव्यवस्था में मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति में कि क्या होती है मौद्रिक नीति, क्या होता है इन्फ्लेशन टारगेटिंग, ये वहाँ पे आपको समझ में ज़्यादा आएगा। यह लगातार तीसरी बार है जब केंद्रीय बैंक ने रेपो दर में कटौती की है और इससे पहले आरबीआई ने इसी वर्ष फरवरी और अप्रैल में 25 आधार अंकों की कटौती की थी, 25 बेसिस पॉइंट्स। जाहिर है ये न केवल देश के भीतर आर्थिक उतार चढ़ाव से निपटने की कोशिश है, बल्कि फिलहाल दुनिया पर भर में जैसी चुनौतियां खड़ी हो रही हैं, उसमें इन उपायों से अर्थव्यवस्था को संभालने में भी मदद मिलेगी। जैसे रेपो दर में कमी की मुख्य रूप से ऋण के लिहाज से सुविधाजनक माना जाता रहा है। कर सस्ता या महंगा होने के हिसाब से इसी पर टिका होता है और इसका सीधा और पहला असर उन उपभोक्ताओं पर पड़ता है जिन्हें घर, वाहन, अन्य सामान या फिर शिक्षा जैसी ज़रूरतों के लिए बैंक से ऋण लिया होता है या फिर ये लोग सोच रहे होते हैं। मौद्रिक नीति के माध्यम से इस बैंक आरबीआई ये तय करता है कि बाजार में कितनी तरलता होगी, कम ज़्यादा, और अल्टीमेटली कंज्यूमर के पास कितना लिक्विड मनी या फिर क्या बेनिफिट्स मिलें अगर वो बैंक से लोन लेता है कम ब्याज दर पे। मतलब है कि रिजर्व बैंक की नीतिगत दरों के अनुरूप ही व्यावसायिक बैंक उपभोक्ताओं को दिए जाने वाले ऋण और अन्य सावधि जमा की मदद से की मद में ब्याज की दर निर्धारित करते हैं। इसलिए उम्मीद है कि रेपो दरों में कमी के बाद व्यावसायिक बैंक भी कर्ज की दरें घटाएंगे। इसके बाद स्वाभाविक रूप से कर्ज सस्ता होगा और मासिक किस्तों में कमी की वजह से बैंकों से ऋण लेने वाले उपभोक्ताओं की मांग बढ़ सकती है। सही इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो लोग और लोन लेंगे तो कुछ ना कुछ उससे करेंगे, या तो गाड़ी लेंगे या घर बनाएंगे या फिर एजुकेशन में लगाएंगे, इन्वेस्ट करेंगे या बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे। इससे मार्केट में तरलता बढ़ेगी, मार्केट में पैसा फ्लो बढ़ेगा। इस लिहाज से देखें तो रिजर्व बैंक की ओर से नीतिगत दरों में बड़ी कमी की जो घोषणा की है वह एक तरह से अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने की दिशा में एक अहम कदम है। मगर ज़रूरत इस बात की है कि इस तरह के फैसले सिर्फ घोषणाओं और अर्थव्यवस्था के जटिल गणित तक तक ही ना सिमट रहे। इसका असर जब तक ज़मीन पर नहीं दिखेगा, आप लोगों को भी इसका सीधा फायदा नहीं मिलेगा। महंगाई से राहत और क्रय शक्ति की सीमा की खरीदारी में सहजता से ये तय होगा कि रेपो दरों में कमी का लाभ आम लोगों तक कितना पहुंच पाता है। ऋण लेने की उत्साह उसे चुकाने की स्थितियों पर टिका रह सकता है। इसके लिए रोजगार और आय के अन्य माध्यमों की बुनियाद मजबूत करने की स्थिति पैदा करनी होगी। अगला संवाद की है विकास के समानांतर चुनौतियों की राह। अजय जोशी साहब कहते हैं, भारत की अर्थव्यवस्था आज तेजी से बढ़ती दिख रही है तो ऐसे आर्थिक नीतियों के कारण संभव हो पाया है। मगर बिल्कुल, ये जितनी पॉलिसीज़ रही हैं गवर्नमेंट की, इसी कारण आज हमें जो एक पॉजिटिव ग्रोथ दिख रही है, ये पॉसिबल हो पाया है। मगर इसके साथ ही कुछ चुनौतियाँ भी हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार हम 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था हैं। आज भारत जापान से बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब केवल अमेरिका, चीन और जर्मनी ही भारत से बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं। नीति आयोग को मानना है कि यदि हम अपनी आर्थिक योजनाएं सोच विचार कर बनाते रहे तो अगले 2.5-3 साल के भीतर हम तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। देश की अर्थव्यवस्था को इस प्रमुख मुकाम तक पहुंचाने में विगत वर्ष में किए आर्थिक सुधारों की बड़ी भूमिका रही है। देखिए, 1991 में लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स जो थे आपके, उनके बहुत बड़ी यहाँ पे भूमिका रहने रही है।
इस दौरान आर्थिक सुधार प्रारंभ किए गए थे। इन सुधारों के उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उदारीकरण का था बेसिकली। ठीक है। विभिन्न क्षेत्रों उद्योग, व्यापार, वित्त और विदेशी निवेश में सरकारी हस्तक्षेप एवं विनियमन को कम करना था। इन सुधारों में लाइसेंस और परमिट कोटा प्रणाली को समाप्त करना भी शामिल था, जो निजी कंपनियों के प्रवेश एवं विस्तार को प्रतिबंधित करती थी। उदारीकरण की नीतियों से भारत को उच्च विकास दर प्राप्त करने और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत होने में मदद मिली। सरकार के स्वामित्व या नियंत्रण में रखे रहे सार्वजनिक उपक्रमों का भी निजीकरण किया गया। 1991 के बाद से भारत 60 से अधिक सार्वजनिक उपक्रमों का निजीकरण किया, जिसे 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि प्राप्त हुई। देश में कोविड-19 महामारी और अर्थव्यवस्था पर किसी प्रभाव की दृष्टि से वर्ष 20 में एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की गई। इस नीति में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों और खंडों को समर्थन प्रदान करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज दिए गए, जो सकल घरेलू उत्पादन की 10% के बराबर थे। इस नीति में कृषि, श्रम, शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, बिजली, खान बिजली और कराधान जैसे क्षेत्रों में सुधारों की एक श्रृंखला भी शामिल की गई थी। बिल्कुल जो नीतियाँ बनाई गई थी ताकि जो कोविड के टाइम में सरकार को एक तरीके से एक बड़ी जिम्मेदारी थी कि अर्थव्यवस्था को वापस से चालू करना था, जो ठप हो गई थी अर्थव्यवस्था पूरी आपकी। तो नीतियों के कारण ही वापस से मार्केट को उठाया गया था। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत दिवाला एवं शोधन अक्षमता संहिता को लागू किया गया था, जिसका उद्देश्य कॉर्पोरेट देनदारों, वित्तीय ऋणदाताओं और परिचालन ऋणदाताओं को के दिवाला एवं शोधन अक्षमता के मामलों को हल करने के लिए समयबद्ध एवं बाजार आधारित तंत्र प्रदान करना था। ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट हाउस जो थे आपके कर्जे में डूब के बंद हो रहे थे, उसको लेकर इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड लाया गया। इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, ताकि उनको भी कुछ सहायता मिले। अब बाज़ार में जल्दी से अगर कोई उनके एसेट है उसको लिक्विडेट करके बैंक्स को कुछ ना कुछ राहत मिल जाए। इसी कड़ी में श्रम सुधार की दृष्टि से 4 संहिताएं बनाई गई, जिसका उद्देश्य केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 व्यापक श्रेणियों में समेकित एवं सरलीकृत करना था। इसके अंतर्गत वेतन, औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा एवं व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य जुड़े प्रावधानों को सम्मिलित किया गया। ये संहिताएं नियोक्ताओं को कामगारों को नियोजित करने एवं कार्यमुक्त करने में लचीलापन प्रदान करते हैं। व्यवसायों के लिए पंजीकरण एवं अनुपालन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और औपचारिक कामगारों को सामाजिक सुरक्षा लाभ प्रदान करने और मजबूत संगठनों के माध्यम से सामूहिक सौदेबाजी को बढ़ावा देने की दृष्टि से अहम है। इसी प्रकार उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना भी कुछ क्षेत्रों में लागू की गई। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, औषधि और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्र में विनिर्माण एवं निर्यात को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 20 में यह योजना शुरू की गई। योजना के अंतर्गत पात्र निर्माताओं को 5 वर्ष की अवधि में उनकी बिक्री और निवेश के आधार पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया गया। इससे कुल परिव्यय 1.46 लाख करोड़ रुपए थे। बिल्कुल आर्थिक विकास के साथ साथ अब भी कई चुनौतियां बनी हुई हैं, जो अर्थव्यवस्था की बढ़ती गति के बाधाएं उत्पन्न कर सकती हैं। बिल्कुल जो अब जिस हिसाब से गति आगे बढ़ रही है, उसमें भी कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। निम्न आय वृद्धि, उच्च मुद्रास्फीति, लो अब देखिए इनकम इंक्रीज लोग की नहीं हो रही है, इन्फ्लेशन हाई होता जा रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है युवाओं में, और सेवाओं की मांग उतनी तेजी से नहीं बढ़ रही है जितनी एक विकसित अर्थव्यवस्था के लिए अपेक्षित है। इस अर्थव्यवस्था में उपभोग और निवेश का स्तर भी प्रभावित हुआ, जिससे सरकार के राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि नहीं हो सकी। तीव्र आर्थिक विकास के बावजूद ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में बेरोजगारी आज भी एक गंभीर समस्या है। कोविड-19 महामारी के कारण बंद हुए व्यवसाय अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाए हैं। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी आंकड़े के अनुसार जून 24 में भारत की बेरोजगारी दर 9.2% रही, जो मई 24 के 7% से अधिक है। अप्रैल 25 में 15 से 39 वर्ष की आयु के युवाओं के लिए सामान्य स्थिति पर बेरोजगारी दर 10.2% थी। देश में सड़क, रेलवे, बंदरगाह, बिजली, पानी और स्वच्छता जैसे पर्याप्त अवसंरचना का भी स्वभाव है, जिससे तेज आर्थिक विकास और प्रतिस्पर्धा प्रभावित होती रही है। बिल्कुल भुगतान संतुलन का बिगड़ना भी समस्या है। चालू खाता लगातार घाटे से जूझ रहा है। ये हमारे आयात निर्यात से अधिक है, जिसके कारण ये समस्या है। बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ प्रति व्यक्ति आय देखने में महत्वपूर्ण है। भारत ने जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था का दर्जा हासिल कर लिया है, लेकिन प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से अभी भी हम पीछे हो रहे हैं। भारत की प्रति व्यक्ति आय वार्षिक आय
2.24 लाख रुपए है, जबकि जापान की प्रति व्यक्ति आय 28.81 लाख रुपए है और अमेरिका 75.64 रुपये के साथ सर्वोच्च स्थान पर है। ये पर कैपिटा इनकम में बहुत बड़ा अंतर है। अर्थव्यवस्था को और गति देने की दृष्टि से उपभोग और निवेश की मांग को बढ़ावा देना चाहिए। अब सरकार को सार्वजनिक अवसंरचना, स्वास्थ्य, शिक्षा और सामाजिक सुरक्षा में और आर्थिक निवेश करना चाहिए, जिससे रोजगार सृजित हो सके, उत्पादकता में सुधार हो सके और मानव पूंजी की वृद्धि हो सके। सरकार को नए बाजारों तक पहुंच बनाने पर अपनी निर्यात टोकरी में विविधता लाने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ इत्यादि ऐसे रणनीतिक भागीदारों के साथ व्यापार समझौते भी संपन्न करने चाहिए। बैंकों की गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की समस्या का समाधान करके सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को पुनः पूंजीकरण, प्रशासन में सुधार और वित्तीय समावेशन एवं नवाचार को प्रोत्साहित कर वित्तीय क्षेत्र की को सुदृढ़ करना चाहिए। बिल्कुल अभी भी ज़रूरत है नीतियों में परिवर्तन लाने की। इसके अलावा अभी आने वाले समय में हमारे लिए देखना ज़रूरी है G7 की समिट जो आपकी हो रही है कनाडा में, और फ्रेंच ओपन जो अभी चल रहा है, इसमें अल्कराज ने मोसिटो को हराकर फाइनल में वापसी की है और कोको गाफ उभरती हुई दिख रही हैं इस फ्रेंच ओपन में। देखते हैं आने वाले समय में कौन जीतता है। फिलहाल आज के लिए रखते हैं। धन्यवाद।